Okay, let's dive into this. Welcome aspirants. आज की इस चर्चा में हम इंडियन पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रैंकली सबसे थ्रिलिंग टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले एक गारंटी, अगर इस पूरी प्लेलिस्ट को सीरीज में कवर किया जाए तो कंप्लीटली और डीपली पूरा यूपीएससी पॉलिटी सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के इस महासंग्राम को समझते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज के इस सेशन का रोड मैप बहुत क्लियर है। सबसे पहले महान संवैधानिक संघर्ष, फिर केशवानंदा भारती मास्टर स्ट्रोक, उसके बाद आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में बचाव, फिर हम देखेंगे मूल संरचना के तत्व और आखिर में ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से इसका विकास। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, महान संवैधानिक संघर्ष। आर्टिकल 368 बनाम आर्टिकल 13 के शुरुआती दिन। शुरुआती दिनों में आर्टिकल 368 की अमेंडिंग पावर और आर्टिकल 13 के जुडिशियल रिव्यू के बीच एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। शुरू में अपर हैंड कंप्लीटली पार्लियामेंट के पास ही था। यह माना था कि संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव हो सकता है। 1951 के शंकरी प्रसाद और 1964 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। लेकिन फिर आता है 1967 का हिस्टोरिक गोलकनाथ केस, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ड्रामेटिक रिवर्सल किया। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल हैं, यानी इनकी स्थिति सबसे ऊपर है और इन्हें किसी भी हाल में बदला या छुआ नहीं जा सकता। इसकी ठीक रिटेलिएशन में पार्लियामेंट ने 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और अग्रेसिवली अपनी अमेंडिंग पावर को वापस क्लेम कर लिया। Now what's really interesting about this is कि 24th अमेंडमेंट एक प्योरली अग्रेसिव लेजिस्लेटिव रिएक्शन था। इसने उस महायुद्ध का स्टेज सेट किया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस बनने वाला था। पार्लियामेंट गोलकनाथ केस के असर को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये टकराव जल्द ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चोटी पर पहुंचने वाला है जहां से फिर वापस आना नामुमकिन होगा। पार्ट 2 पर आते हैं, द केशवानंदा भारती मास्टर स्ट्रोक, भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1973। इस लीगल थ्रिलर का क्लाइमैक्स 1973 के केशवानंदा भारती केस में होता है। इन दो मॉन्यूमेंटल वर्डिक्ट्स के कंट्रास्ट को समझना मेंस कैंडिडेट्स के लिए बहुत लाजमी है। एक तरफ गोलकनाथ केस था जिसने पार्लियामेंट के हाथ पूरी तरह बांध दिए थे कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा सकता, और दूसरी तरफ केशवानंदा भारती केस की ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल मास्टर स्ट्रोक। जुडिशरी ने यहां वर्चुअली अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को वापस तो दे दी, लेकिन साथ ही एक इनविजिबल अनक्रॉसेबल लाइन ड्रॉ कर दी। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकती है, बट जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती। सो द क्रूशियल पॉइंट इज constituent power of parliament under article 368 does not enable it to abridge a fundamental right that forms part of the basic structure. एग्जाम्स के लिए इस एग्जैक्ट डेफिनेशन को दिमाग में लॉक इन करना बहुत जरूरी है। यह डॉक्ट्रिन फर्मली एस्टैब्लिश करता है कि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है। जैसे एक घर के कमरे को डेकोरेट किया जा सकता है, पर उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव को नहीं गिरा सकते। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में बचाव, 42वां संशोधन और मिनर्वा मिल्स। अब आते हैं इस डॉक्ट्रिन के सबसे डेंजरस आफ्टरमैथ्स पर, इमरजेंसी का दौर। ये वो वक्त था जब पार्लियामेंट ने इस नई जुडिशियल डॉक्ट्रिन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आर्टिकल 368 में प्रोविजंस डाले गए कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है और इसे किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का गला घोंटने की कोशिश थी। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने वापस स्ट्राइक बैक किया। इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया गया और जुडिशियल रिव्यू को संविधान की बेसिक फीचर बताकर बचा लिया गया। The donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited one. इस गोल्डन कोड को जरूर याद रख कर लेना चाहिए। अगर पॉलिटी के किसी ऐसे या GS2 के आंसर में इस एग्जैक्ट फ्रेज को यूज किया जाए तो सॉलिड मार्क्स मिलना तय है। ये एक लाइन पूरी डेमोक्रेटिक लिमिटेशन का एग्जैक्ट एसेंस है। यहां एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल ट्रैप है प्रीलिम्स के लिए, जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। वामन राव केस 1980 ने क्लैरिफाई किया कि यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले अमेंडमेंट्स पर अप्लाई होगा।
अब नोट करने वाली बात यह है कि 24 अप्रैल 1973 की डेट आर्बिट्रेरिली नहीं चुनी गई थी। ये केशवानंदा भारती जजमेंट प्रोनाउंस होने की एग्जैक्ट डेट है। इस फैक्चुअल डिटेल को बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, मूल संरचना के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के डीएनए को परिभाषित करना। हिस्टोरिकल नैरेटिव को समझने के बाद अब आते हैं थ्योरेटिकल एप्लीकेशन पर। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे हमारी जुडिशरी ने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया है। संविधान में इसकी कोई ऐसी फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के साथ इसको आकार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेमेसी, इंडिया का डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सभी हाई यील्ड कोर एलिमेंट्स हैं। ये वो कोर पिलर्स हैं जिन्हें हटा दिया जाए तो संविधान की आत्मा ही मर जाएगी। इस लिस्ट को बस पढ़ना नहीं है, बल्कि इसकी डेप्थ को प्रॉपर्ली समझना है। और अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से विकास, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हाई यील्ड मैचेस। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। एक मेंटर होने के नाते यहां सतर्क करना जरूरी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव मैचिंग क्वेश्चंस ठीक यहीं से डिजाइन होते हैं कि किस केस में कौन सा एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ा गया। ये एग्जैक्ट पेयरिंग्स हैं। इंदिरा नेहरू गांधी केस ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कोर में डाला। एसआर बॉम्बई केस को तो मल्टीपल टाइम्स अंडरलाइन किया जाना चाहिए। इसका वाइटल कनेक्शन फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों से है। आईआर कोयलो केस से जुडिशियल रिव्यू रीअफर्म हुआ। इन केसेस और उनके सामने लिखे एलिमेंट्स को डीपली मेमोराइज करना प्रीलिम्स का क्लियर डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बेहद डीप सवाल उठता है। एक तरफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस हो रहे हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के हाथ बांधे गए हैं ताकि फ्रेमवर्क ब्रेक ना हो। तो इस एवोल्यूशन के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशनल सोल को आखिर सेफगार्ड कौन कर रहा है? क्या लगता है जुडिशरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभा पा रही है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और हां, याद रहे कि इस प्लेलिस्ट का हर एक सेशन यूपीएससी पॉलिटी की प्रिपरेशन का एक क्रिटिकल माइलस्टोन है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।